हेलो व्यूअर्स, आज हम लोग देखने वाले हैं आयरन और फॉलिक एसिड के बारे में। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि आयरन और फॉलिक एसिड हमारे शरीर में खून को बढ़ाने के लिए उपयोग में लिया जाता है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग ब्लड के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें देख लेते हैं। ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू होता है। ब्लड शरीर के वजन का 7% होता है, यानी कि अगर किसी व्यक्ति का वजन 70 केजी है तो उसमें 5.6 लीटर्स ऑफ ब्लड पाए जाएंगे। ब्लड के प्रोपोर्शन में अगर देखें तो ब्लड में 55% प्लाज्मा और 45% सेल पाए जाते हैं। प्लाज्मा में मुख्यतः वाटर 90% पाए जाते हैं। उसके अलावा प्लाज्मा प्रोटीन जैसे कि एल्बुमिन, क्लोटिंग फैक्टर्स, इनऑर्गेनिक साल्ट जिसमें कि सोडियम क्लोराइड, सोडियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम, कॉपर, न्यूट्रिएंट जो कि डाइजेस्टेड फूड से मिलता है सच जैसे कि ग्लूकोज, अमीनो एसिड, फैटी एसिड, ऑर्गेनिक वेस्ट भी पाए जाते हैं जिसमें आता है यूरिया, यूरिक एसिड, क्रिएटिनाइन, हार्मोन्स और इंजाइम्स वगैरह भी इसमें आते हैं। वहीं सेलुलर कंटेंट की बात करें, ब्लड में 3 प्रकार के सेल पाए जाते हैं: रेड ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल और प्लेटलेट्स। हम लोग यहाँ पे विशेष रूप से रेड ब्लड सेल के बारे में देखने वाले हैं। आयरन और फॉलिक एसिड दोनों मिलके इरिथ्रोसाइट या रेड ब्लड सेल को बढ़ाने में मदद करता है। जितने भी ब्लड सेल हैं, सारे के सारे ब्लड सेल प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल जो कि बोन मैरो में होता है वहां से डेवलप होता है। ब्लड बनने के प्रोसेस को हम लोग हेमोपोएसिस बोलते हैं। वहीं इरिथ्रोसाइट यानी कि रेड ब्लड सेल की बात करें तो इरिथ्रोसाइट सर्कुलर बाइकनकेव डिस्क जैसा होता है। इसका साइज 7 माइक्रोन लगभग होता है। इसमें कोई भी न्यूक्लियस नहीं पाया जाता। हेमोग्लोबिन रेड ब्लड सेल का एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है। इसी के कारण रेड ब्लड सेल रेड रंग का होता है। हेमोग्लोबिन ग्लोबिन और हेम से मिलकर बनता है। ग्लोबिन जो कि एक प्रोटीन है और हेम एक आयरन कंटेनिंग सब्सटेंसेस है। हर एक हेमोग्लोबिन में 4 एटम ऑफ आयरन पाए जाते हैं। इन्हीं 4 एटम आयरन से जुड़ के ऑक्सीजन का सप्लाई होता है। ऑक्सीजन का सप्लाई होता है लंग्स से लेकर के टिश्यू में। मैं आपको बताता चलूं कि रेड ब्लड सेल का मेन कारण डिलीवरी करना होता है ऑक्सीजन का फ्रॉम लंग्स टू टिश्यू और कार्बन डाइऑक्साइड का फ्रॉम टिश्यू टू लंग्स। रेड ब्लड सेल के लाइफ स्पैन की बात करें तो 120 डेज के बाद इरिथ्रोसाइट या रेड ब्लड सेल मर जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है। इस प्रोसेस को हम लोग हेमोलाइसिस बोलते हैं। रेड ब्लड सेल का हेमोलाइसिस मुख्य रूप से स्प्लीन और लीवर में होता है। रेड ब्लड सेल ही लीवर में हेमोलाइसिस करके बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन का निर्माण करता है। आयरन के मुख्यतः 2 फॉर्म होते हैं, फेरिक फॉर्म और फेरस फॉर्म। शरीर में एब्जॉर्प्शन जो होता है वो फेरस फॉर्म का ही सिर्फ होता है। शरीर में आयरन ऑक्सीडेशन और रिडक्शन प्रोसेस में कई बार फेरस और फेरिक फॉर्म में चेंज होते रहते हैं। अनीमिया एक ऐसा कंडीशन है जिसमें आरबीसी का नंबर ऑफ आरबीसी जो है डिक्रीज हो जाता है, घट जाता है हमारे शरीर में। हेमोग्लोबिन का नॉर्मल लेवल वोमेन में अगर देखें तो 12 to 15 ग्राम पर डेसीलीटर ऑफ ब्लड होता है। वहीं मेन का, आदमी का 14 to 17 ग्राम पर डेसीलीटर होता है। चिल्ड्रन का माने तो 11 to 16 ग्राम पर डेसीलीटर ऑफ ब्लड होता है। वहीं प्रेग्नेंट वोमेन का 11 to 15 ग्राम पर डेसीलीटर होता है। स्क्रीन पे आप हेमोग्लोबिन लेवल जो WHO के द्वारा रिकमेंड किया गया है उसको आप देख सकते हैं। एज ग्रुप के आधार पे यहाँ पे दिया हुआ है। अगर हेमोग्लोबिन का लेवल दिए हुए मापदंड से अगर कम होता है, दिए हुए रेंज से अगर कम हो जाता है तो उस कंडीशन को हम लोग एनीमिया कहते हैं। एनीमिया होने से हमारा फिजिकल आउटपुट और कैपेसिटी घट जाता है। जब हम लोग कोई फिजिकल एक्टिविटी करते हैं तो उस समय और भी अधिक मात्रा में ऑक्सीजन का जरूरत होता है, लेकिन एनीमिया कंडीशन होने के कारण वो ऑक्सीजन सप्लाई ज़रूरत के हिसाब से नहीं मिल पाता। इसी के लिए हमारा शरीर जल्दी थक जाता है, हम जल्दी थक जाते हैं। इसी के लिए अनीमिया कंडीशन में हमारा फिजिकल आउटपुट और कैपेसिटी भी घट जाता है। दूसरा है इरेगुलर मेंस्ट्रुएशन। इरेगुलर मेंस्ट्रुएशन के और भी कई कारण हो सकते हैं, लेकिन अनीमिया उनमें से एक कारण है। बर्थ डिफेक्ट भी देखे जा सकते हैं, जैसे कि लो बर्थ वेट बेबी होगा, प्री टर्म डिलीवरी हो सकता है। उसके अलावा अगर देखें तो जिसको एनीमिया होगा उसमें कंसंट्रेशन और लर्निंग एबिलिटी की भी कमी आ जाएगी।
अब हम लोग देखते हैं काउजेज ऑफ एनीमिया, यानी अनीमिया के कारण क्या क्या हो सकते हैं। तो पहला है हमारा आयरन डिफिशेंसी। हम लोग यहाँ पे आयरन के बारे में देख रहे हैं। आयरन डिफिशेंसी से भी हम लोग को अनीमिया हो सकता है। नेक्स्ट है विटामिन B12 और फॉलिक एसिड डिफिशेंसी। विटामिन B12 और फॉलिक एसिड, जिसको हम लोग विटामिन B9 के भी नाम से जानते हैं, वो दोनों ब्लड के निर्माण में अपना सहयोग देता है। विटामिन B12 और फॉलिक एसिड का कमी भी अनीमिया का कारण बन सकता है। विटामिन B12 के बारे में अगर मैं बताऊं तो विटामिन B12 का केमिकल नेम मिथाइल कोबालामिन होता है। मिथाइल कोबालामिन इसका नेचुरल फॉर्म है। इसका सिंथेटिक फॉर्म का नाम साइनोकोबालामिन है। नेक्स्ट है हुकवर्म बर्डन। लेमन लैंग्वेज में अगर बोलें, पेट में जब कीड़ा हो जाता है, हुकवर्म, टेपवर्म, ये कीड़ा होने के कारण भी अनीमिया हो सकता है, क्योंकि जो हुकवर्म और टेपवर्म है वो हमारे शरीर से आयरन को यूज करता है अपना लाइफ साइकिल को मेंटेन करने के लिए। नेक्स्ट है मलेरिया। मलेरिया खासकर जो प्लाज्मोडियम फैल्सिफेरम और वाइवेक्स के कारण होगा, उससे भी अनीमिया हो सकता है, क्योंकि मलेरिया के कंडीशन में आरबीसी का प्रोडक्शन गिर जाता है और आरबीसी जो है अपने समय से पहले रैप्चर और टूटने लगता है। नेक्स्ट है हमारा सिकल सेल एनीमिया एंड थैलेसीमिया। सिकल सेल एनीमिया एक ऐसा कंडीशन है जिसमें कि जो रेड ब्लड सेल का जो स्ट्रक्चर है वो सिकल टाइप में हो जाता है। सिकल मतलब हसुआ जैसा, हसुआ जिससे कि हम लोग घास वगैरह काटने का काम में लाते हैं। सिकल शेप होने के कारण रेड ब्लड सेल स्मॉल ब्लड वेसल से मूवमेंट सही से नहीं कर पाता, जिसके कारण उसका ब्लड फ्लो है, जो रेट है ब्लड फ्लो का, वो घटता है और इस समय से पहले ही, इसका 120 डेज होने से पहले ही ये रैप्चर कर जाता है। थैलेसीमिया में देखें तो थैलेसीमिया एक ऐसा कंडीशन है जिसमें कि ग्लोबिन, जो कि एक पार्ट होता है हेमोग्लोबिन का, जैसे कि हम लोग पहले देख चुके हैं कि अपना जो हेमोग्लोबिन है वो ग्लोबिन और हेम से मिलकर बनता है। थैलेसीमिया में ग्लोबिन का सिंथेसिस कम हो जाता है, रुक जाता है, जिसके कारण हेमोग्लोबिन सही से नहीं बन पाता और समय से पहले ही वो नष्ट हो जाता है, बर्बाद हो जाता है, जिसके कारण खून की कमी हो सकती है। ये ज़्यादातर थैलेसीमिया ज़्यादातर मेडिटेरियन कंट्रीज़ में पाया जाता है, इसी के लिए इसको मेडिटेरियन एनीमिया भी कहा जाता है। नेक्स्ट कारण की एक तरफ देखें तो क्रॉनिक इन्फेक्शन भी अनीमिया का कारण हो सकता है, जैसे कि कैंसर, एड्स और किडनी फेलियर। यहाँ डायग्राम में देख सकते हैं, इस मैप में इंडिया को सीवियर एनेमिक कंट्री के रूप में दर्शाया गया है। WHO के और भी डाटा को देखें, हमारा कंडीशन हमारे नेबर कंट्री जिसमें कि पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश से भी खराब है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और यूनिसेफ के द्वारा कई इनिशिएटिव लिए गए हैं। उनमें से एक है वाइप्स, WIFS, यानी कि वीकली आयरन फॉलिक एसिड सप्लीमेंटेशन, जिसमें कि स्कूल में पढ़ रही बच्चियों को वीकली आयरन और फॉलिक एसिड की टैबलेट्स दी जाती हैं। इंडियन गवर्नमेंट का और एक इनिशिएटिव है जिसका नाम है नीपी, नेशनल आयरन प्लस इनिशिएटिव, जिसमें कई प्रकार के गाइडलाइंस दी गई हैं। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने भी कई गाइडलाइंस जारी की हैं। 0 से लेकर 5 इयर्स तक के और 6 से लेकर 10 इयर्स तक के लिए अलग अलग आयरन और फॉलिक एसिड सप्लीमेंटेशन का गाइडलाइन दिया गया है। डी वार्मिंग शब्द यहाँ पे आ रहा है। डी वार्मिंग शब्द होता है जो हुक वार्म और टेप वार्म, जो पेट में कीड़ा है उसको भी खत्म करने के लिए यहाँ पे दवाई के लिए रिकमेंडेशन दिया गया है। विशेष रूप से यहाँ पे हम लोग प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग वोमेन के बारे में देखें तो 100 mg ऑफ एलिमेंटल आयरन एंड 500 माइक्रोग्राम्स ऑफ फॉलिक एसिड डेली 100 दिन के लिए, 100 दिन के लिए प्रेगनेंसी में देना चाहिए। ये खासकर फर्स्ट ट्राइमेस्टर के बाद से। यही डोज एक एक टैबलेट डेली 100 दिन तक देना चाहिए, 100 दिन तक देना चाहिए डिलीवरी के बाद, यानी कि लैक्टेटिंग वोमेन को। फॉलिक एसिड को मिल सकते हैं जो कि घातक है। फॉलिक एसिड की कमी से क्लेफ्ट लिव भी हो सकता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 2015 और 16 में देखेंगे
तो 50% जो प्रेग्नेंट वोमेन है इन इंडिया में वो एनीमिया से ग्रसित हैं। आयरन की बात करें तो कई प्रकार के आयरन साल्ट मार्केट में अवेलेबल हैं, जिनमें से मुख्यतः है कार्बोनाइल आयरन जिसमें कि 98 to 100% एलिमेंटल आयरन होता है, और उसके बाद है फेरस फ्यूमेरेट, फेरस सल्फेट, फेरस ग्लूकोनेट, फेरस कैल्शियम सिट्रेट, फेरस अस्कॉर्बिट। फेरस अस्कॉर्बिट में आयरन और विटामिन सी का कम्बिनेशन होता है। अस्कॉर्बिट यानी कि अस्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी का जो केमिकल नेम होता है। फेरस अस्कॉर्बिट में विटामिन सी के रहने से आयरन का एब्जॉर्प्शन इंक्रीज हो जाता है। वहीं अगर पैरेंटल फॉर्म में अगर दिया जाए तो आयरन डेक्सट्रेन, आयरन सुक्रोज, फेरिक ग्लूकोनेट, फेरिक एसिड और फेरिक कार्बोक्सीमेल्टोज ये सब शामिल है। आयरन और फॉलिक एसिड का नीड प्रेगनेंसी में विशेषकर बढ़ जाता है। फॉलिक एसिड प्रेगनेंसी कंसीव करने से पहले ही स्टार्ट कर देना चाहिए।